हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी। प्लेटफॉर्म तो बच्चों हम जैसा कि आपको पता है डिस्कस कर रहे हैं क्या क्लास 12th की भौतिक विज्ञान, जिसमें चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या है? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्लियर है यहाँ तक बात? इसमें हम जो लास्ट वाला जो अपना वीडियो था, लेक्चर था, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी एक्स पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक या सूत्र हमने स्थापित किया था। एक बार मैं उनको वापस रिकॉल कर देता हूँ, आपको थोड़ा मेमोराइज करवा देता हूँ कि सर वो फॉर्मूले क्या आते हैं। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेरिवेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो, हमने सबसे पहले क्या देखा था, एक्स अक्ष की अगर हम बात करें विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो एक्स अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया था सर? ये आया था 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक है, के की वैल्यू हम क्या रखते हैं सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया p डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अगर इसे हम सदिश रूप में लिखे बच्चों, ध्यान रखना, x के ऊपर सर जो विद्युत क्षेत्र है तो हम वहाँ क्या लिखते थे? 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वह द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होती थी। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरे अगर बच्चों में बात करूँ निरक्ष की, ई निरक्ष, तो निरक्ष पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था? ओनली फॉर्मूला आया था के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। याद करो, देखिए डेरिवेशन याद होगा आपको। हाँ सर बिल्कुल ये आया था के पी अपॉन आर क्यूब। के का मान अगर हम निर्वात की बात करें तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक? सर बिल्कुल, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये आया था। इसको अगर हम सदिश रूप में लिखें तो क्या आएगा बच्चों, बताओ। देखिए सर, इसको अगर हम निरक्ष रूप में लिखते हैं तो ये आता है माइनस का के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और यहाँ लगा दिया वेक्टर। सर माइनस साइन क्यों आया? बिल्कुल, माइनस साइन का भी हम आंसर देते हैं कि माइनस साइन क्यों आया। बच्चों देखो, जब हमने निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो आपने देखा होगा परिणाम विद्युत क्षेत्र किधर आ रहा था? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों ऐड हो रहे थे। थोड़ा सा एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। सर आपने कुछ इस तरह से दो आवेश रखे थे, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, बन गया ये विद्युत द्विध्रुव, और इनके बीच की टोटल दूरी 2a थी, और यहाँ से आपने निरक्ष रेखा बनाई जिसकी दूरी कितनी है? r, और यहाँ निरक्ष पे एक बिंदु P था। ये दूरी भी a थी, ये दूरी भी a थी। सर प्लस वाले कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में था, माइनस वाले कारण विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ था, खुद की तरफ भी होता है। धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र खुद की तरफ होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे E1 और E2 क्या है? ना तो एक ही दिशा में है ना विपरीत दिशा में। अगर सरेखी होते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं सदिशों को सोल्व करने के। एक ही दिशा में तो जोड़ लेते हैं, विपरीत दिशा में तो घटा लेते हैं। लेकिन यहाँ ना तो एक दिशा में ना विपरीत दिशा में है, तो फिर क्या करते हैं? फिर हम घटक लेते हैं, घटक विधि काम में लेते हैं। और जब हमने घटक लिए थे तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, सर इधर आया था एक घटक E1 cos थीटा और दूसरा घटक भी इधर ही था E2 cos थीटा, जबकि E1 का यहाँ पे क्या आया था? E1 sin थीटा, और इधर नीचे की तरफ भी क्या आया था? E2 sin थीटा। सर ये भी थीटा था, सर ये भी थीटा था, सर ये भी थीटा था, ये भी थीटा था, तब जाके ऐसे आया था। और E1 और E2 मान में बराबर थे, इसलिए E1 और E2 ये साइन थीटा दोनों कैंसिल हो गए थे, और परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर मिल रहा है बच्चों? देखो इस दिशा में मिल रहा है, जबकि द्विध्रुव आघूर्ण किस दिशा में है? इस दिशा में। देख लो आप, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कौन सी दिशा में? माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की तरफ, जबकि परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आ रहा है? इस दिशा में आ रहा है। दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है कि नहीं? सर बिल्कुल, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर जिधर P उसकी विपरीत दिशा में E आएगा। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहला काम, ये फॉर्मूले डेरिवेशन बहुत अच्छी तरह से करवाए हैं, फिर भी आप लाइव क्लासेज में आराम से एक एक पॉइंट एक एक लाइन को पूछ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, चलो यहीं से एक इम्पोर्टेंट बात हमारे पास आती है समान दूरियों के लिए। बच्चों ध्यान रखना, समान दूरियों के लिए, समान दूरियों के
लिए। समान दूरियों के लिए मैं अगर क्या करता हूँ, ई एक्स और ई निरक्ष का अगर मैं भाग देता हूँ, विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बताओ बच्चों कितना अनुपात आएगा? सर 2:1 आएगा। फॉर्मूले में आप खुद देख लो, एक्स पे तो आ रहा है 2kp/r³ और निरक्ष में कितना आ रहा है? ओनली kp/r³ ही आ रहा है। आ रहा था नहीं आ रहा था? तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर दूरी बराबर होगी r तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्ष की तुलना में दुगनी हुई नहीं हुई? बिल्कुल सर हुई। अभी अभी आपने फॉर्मूला बताया है 2kp/r³ और मैं निरक्ष का भाग देता हूँ kp/r³। बच्चों अभी कहा है सर kp/r³, क्योंकि p तो वैसे सेम रहेगा, द्विध्रुव जब हमारा सेम है तो p तो वैसे द्विध्रुव गुण सेम रहेगा, लेकिन दूरियां भी आपने सर समान ली है। x पर भी केंद्र से 10 सेंटीमीटर, निरक्ष पर भी केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, तो दोनों पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अनुपात क्या आएगा? सर इधर डबल होगी, उसकी आधी हो जाएगी। निरक्ष पर हमेशा समान दूरियों की अगर बात करें, जितना आप केंद्र बिंदु से x पे जाओ उतना ही केंद्र बिंदु से निरक्ष पे जाओ। तो अगर दूरियां बराबर है तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x की तुलना में आधी मिलेगी, x पे डबल मिलेगी, निरक्ष पर आधी मिलेगी। मतलब आपका अनुपात हो गया 2:1। ये हो गया आपका x और ये हो गया डिवाइडेड बाई निरक्ष। क्लियर है यहाँ तक बात? सर बिल्कुल यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना उस पर अपन चलते हैं। और आज का ये टॉपिक है ना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बच्चों। इस टॉपिक का नाम क्या है? एक समरूप विद्युत क्षेत्र में, एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण और साथ के साथ हम बल की भी गणना करेंगे। ऐसी बात नहीं, यहाँ पे आप दोनों पॉइंट लिख सकते हो, बल आघूर्ण। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पे केवल बल आघूर्ण लगता है, बल नहीं लगेगा, उसको हम देख लेते हैं। लेकिन फिर भी अपने को बल को पूछे हुए कितना बल लगेगा, तो 0 बल लगेगा या 0 बल लगेगा, वही हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं कि डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हम सबसे पहले एक समरूप विद्युत क्षेत्र ड्रॉ करेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र मैंने आप लोगों को जब विद्युत बल रेखाएं बनाई थी तब सिखाया था कि समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होता है। जब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है और बराबर दूरी पर होती है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब मैंने बच्चों यहाँ पे क्या किया, एक आवेश को यहाँ रख लिया, एक आवेश को यहाँ रख लिया। ये +q आवेश है और ये -q आवेश है और ये इनको मिलाने वाली क्या हो गई? लाइन हो गई। ठीक है, दूरी आप अपने हिसाब से a मान लो या 2a मान लो, जो भी है दूरी तो हमें माननी ही माननी है। और इसको हम नाम देते हैं, ये a बिंदु हो गया, ये b बिंदु हो गया। तो ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया? e बोले तो एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान का दूसरा नाम है समरूप विद्युत क्षेत्र। बच्चों ध्यान में, समरूप बोल दो या एक समान बोल दो, एक ही चीज है। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में या एक समान विद्युत क्षेत्र, एक जैसा। अब बच्चों क्या होगा, आपको पता लग गया होगा। थोड़ा सा बस आपको सोचना है, ये कैलकुलेशन इतनी इजी होती है, बस हम सोच नहीं सर करना क्या आगे। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? 2 आवेशों का युग्म होता है। बिल्कुल सर, 2 आवेशों का युग्म होता है, लेकिन दोनों आवेश कैसे होने चाहिए? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के होने चाहिए और दोनों के बीच में दूरी अल्प होनी चाहिए। ठीक है सर, हमने दूरी अल्प मान ली। डायग्राम को बड़ा बनाने के लिए ऐसी दूरी दिखाई है, थोड़ा ना कि भाई बिल्कुल छोटा सा दिखा देंगे हम यहाँ। तो जैसे हम इन दोनों आवेशों, इस आवेश युग्म को, इस विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो सीधी सी बात है सर, पहला काम ही क्या होगा? इन दोनों आवेशों पर विद्युत क्षेत्र की वजह से बल लगेगा। और वो भी हमने पढ़ा था कि धन आवेश पे हमेशा बल कितना लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। तो बच्चों देखो, इस पे बल लगेगा इस दिशा में, F1 वेक्टर बराबर कितना लगेगा? QE वेक्टर। E का मान सब जगह समान है, चेंज नहीं है।
F बराबर क्यू वेक्टर। इसको सदिश रूप में क्यों लिखा? सदिश रूप में देखो बच्चों काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सदिश से बिल्कुल इजीली तरीके से सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे सर ए की दिशा भी इधर ही है, बल की दिशा भी इधर ही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्लस क्यू पे जो बल लगेगा वो किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र दिशा में। माइनस क्यू पे किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में F2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वेक्टर। यहाँ माइनस क्या कह रहा है? जिधर ई है उसकी विपरीत दिशा में F2 है। बिल्कुल सर ये बात भी सही है। F1 तो लग रहा है विद्युत क्षेत्र दिशा में और F2 लग रहा है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। बताओ दोनों बल परिमाण में बराबर है कि नहीं? बिल्कुल सर परिमाण में तो बराबर है, दिशा में विपरीत है। ई का मान सब जगह समान है, एक समरूप का मतलब ये होता है। क्यू का मान दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है। तो यहाँ पे दोनों बल एक समान है, और जब एक समान बल हो और परस्पर विपरीत दिशा में हो तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा परिणामी जीरो आता है, पता है ना। 5 न्यूटन का बल उधर लग रहा है और 5 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये कह रहा है कि मैं आगे किसका के लेके जाऊंगा, ये कहता है कि नहीं मैं पीछे किसका के लेके जाऊंगा। अब दोनों बराबर बल से खींचेंगे तो ना तो ये विद्युत उधर जा सकता है ना ये विद्युत इधर जा सकता है। मतलब इस विद्युत द्विध्रुव की स्थानांतरी गति नहीं हो सकती। स्थानांतरी गति किसे कहते हैं? कोई वस्तु अगर एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसे हम स्थानांतरी गति करते हैं। और स्थानांतरी गति के लिए उत्तरदायी कौन है? परिणामी बल। अगर सर किसी वस्तु पे बहुत सारे बल लग रहे हैं और यदि कोई उनका रिजल्टेड उनका परिणामी अगर जीरो नहीं है तो 100% वो वस्तु विराम अवस्था में नहीं रहेगी, वो गति करेगी। तो यहाँ पर ये हो गया कि सर दोनों बल परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, जिससे परिणामी बल कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन सर ये द्विध्रुव घूम तो सकता ही है ना, वो उधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों बल एक ही लाइन पे नहीं है सर, रेख ही नहीं है। अगर यहाँ दोनों बल एक ही रेखा पे होते तो ना तो ये घूम पाता और ना ही स्थानांतरी गति कर पाता। लेकिन यहाँ दोनों बल कैसे है? असरेखीय है बच्चों, और असरेखीय होने की वजह से ही यहाँ पे बल आघूर्ण लगेगा। आप खुद ट्राई करो, दो बलों को एक साथ एक लाइन पे रख लेते हैं, एक को इधर खींचेंगे एक को उधर खींचेंगे, तो ना तो ये घूर्णन कर सकता है और ना स्थानांतरित गति कर सकता है, दोनों बल अगर परिमाण में बराबर। लेकिन ऐसा काम इधर कर लिया सर, जैसे आप ऐसे खींचोगे तो ये चीज़ घूम के ऐसे आएगी। जैसे यहाँ पे हम इस मार्कर पे दो बल लगाएंगे, एक इधर से एक इधर से, तो ये इधर खींचने की कोशिश करे, इधर खींचने की कोशिश करे, ऐसे घूम के, और ये मार्कर आपका सीधा हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि सर ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करेंगे तो परिणामी बल तो जीरो याद रखना है। अब थोड़ी चीज़ यहाँ मोटी मोटी चीज़ लिख लेते हैं सर, थ्योरी में क्या लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इस विद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे हमने रखा है बच्चों। कितने कोण पे रखा है? थीटा कोण पे। सब जगह थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा है। आपको खुद को पता है, एक ऐसे बहुत सारी लाइनें हो और उनको कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये भी थीटा होता है, ये भी थीटा होता है, ये भी थीटा होता है। सभी कोण बराबर ही होते हैं। बिल्कुल सर, सभी कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ थ्योरी में थोड़ा सा हम क्या लिखेंगे उसको डिस्कस कर लेते हैं कि सर हम यहाँ थ्योरी में लिखेंगे क्या। तो वही मानना ए बी एक क्या है? विद्युत द्विध्रुव है। बच्चा थोड़ा बहुत आपको लिखना पड़ेगा, मानना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। मानना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। सॉरी बच्चों, गलत लिख दिया एक बार। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसे चित्रानुसार एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। जहां बच्चों थीटा क्या है ध्यान रखना, यहां पे थीटा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर व विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण है, वह विद्युत क्षेत्र के मध्य
कोण है। विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है उसी को हम द्विध्रुव की अक्ष भी कहते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष तथा विद्युत क्षेत्र के साथ कोण है। ठीक है, पर रखा है जिससे प्लस क्यू आवेश पर, प्लस क्यू आवेश बोल दो या विद्युत ध्रुव के धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल F1 वेक्टर इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर लगता है तथा माइनस क्यू आवेश पर, तथा माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल F2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का क्यू ई वेक्टर लगता है। ये सिंपल थ्योरी जो आपको नॉर्मल से लिखनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। चूंकि दोनों बल परिमाण में बराबर था, विपरीत दिशा में है, अतः कुल परिणामी बल कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो यहां हम क्या लिखेंगे, क्योंकि F वेक्टर व F2 वेक्टर परिमाण में बराबर व परस्पर विपरीत दिशा में है, परस्पर विपरीत दिशा में है, अतः कुल परिणामी बल, अतः कुल परिणामी बल शून्य होगा, अतः कुल परिणामी बल बच्चों क्या होगा, शून्य होगा। देखो अब एफ नेट आप खुद ही कैलकुलेट कर लो बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत से। हमने पढ़ा था ना कुल परिणामी बल कैसे निकालते हैं, सभी अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो अलग अलग बलों का सदिश योगफल करो, देख कितना आ रहा है। सर पहला बल है F1 वेक्टर, सर दूसरा बल है F2 वेक्टर। तो भाई F नेट इक्वल्स टू कितना आ गया, सर F1 तो है हमारे पास में, अभी भी आपने बताया क्यू ई वेक्टर, और ये कितना है माइनस का क्यू ई वेक्टर, ये क्या है आपका माइनस का क्यू ई वेक्टर। तो बताओ देखिए दोनों की वैल्यू 0 आई नहीं आई, सर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना था, ये 0 हो गया। इसका मतलब परिणामी बल 0 हो गया। तो आपको बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थानांतरित गति नहीं होती, अतः एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थानांतरीय या स्थानांतरण गति नहीं होती। स्थानांतरण गति का मतलब एक जगह दूसरी जगह नहीं जाएगा, गति नहीं होती। अब हम ज्ञात करते हैं कि सर उस पर क्या बल आघूर्ण लगेगा, क्या घूर्णन गति होगी, बिल्कुल घूर्णन गति होगी। अभी मैंने कहा था दोनों सदिश क्या है, दोनों बल क्या है, असरेखीय, और असरेखीय होने की वजह से दोनों बल मिलकर क्या लगाएंगे, एक बलयुग्म उत्पन्न करेंगे, और वो बलयुग्म हमेशा क्या करता है, घुमाने का काम करेगा। तो बल आघूर्ण की गणना देखो बच्चों, बल आघूर्ण की गणना देखो, बल आघूर्ण गणना करेंगे। यह हम लिखेंगे F1 व F2 परिमाण में बराबर
विपरीत व असरेखीय है, विपरीत व असरेखीय, बच्चों ध्यान रखना, असरेखीय, जिससे दोनों मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिससे द्विध्रुव की घूर्णन गति होती है, जिससे द्विध्रुव की घूर्णन गति, मतलब उस पे क्या लगेगा बच्चों, बल आघूर्ण लगता है, घूर्णन गति होती है। अतः बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। अतः बल आघूर्ण का बच्चों देखो फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है किसी एक बल का परिमाण, दो बल है, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी। बच्चों ध्यान रखना, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो देखो एक बार डायग्राम यहाँ बनाते हैं। सर लंबवत दूरी कैसे थी, सर हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव पे इधर तो लग रहा था माइनस का क्यू ई वेक्टर, ठीक है, इधर बल लग रहा था क्या, प्लस का क्यू ई वेक्टर। उसी डायग्राम में आपको बनाना है। ये दूरी कितनी थी, टोटल ए थी, ठीक है, और यहाँ इधर विद्युत क्षेत्र था, विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहे थे हम, थीटा कोण बना रहे थे, विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा था। तो लंबवत दूरी बच्चों ये रही लंबवत दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये लंबवत दूरी कैसे आएगी आप खुद देखो, यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु है, यहाँ सी बिंदु दे दो। लंबवत दूरी ये है, एक समकोण त्रिभुज है बच्चों, ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा, ए बी सी बी जो भी है, इसमें आप खुद आराम से, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो लंब बराबर हमारे पास साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आप खुद बता दो देखिए लंब कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे लंब भी कैलकुलेट करना है अपने को। तो सर यहाँ पे लंब जो है ए सी, लंब बराबर क्या आ रहा है, कर्ण इंटू साइन थीटा, कर्ण इंटू साइन थीटा, और कर्ण कितना हमारे पास में ए, तो ये आ गया ए साइन थीटा। तो लंबवत दूरी अपने पास में क्या आ गई, ए साइन थीटा। बस लंबवत दूरी चाहिए थी। और दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण तो अपने को पता ही है सर, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण कितना है, क्यू ई, और लंबवत दूरी कितनी आ गई, ए साइन थीटा। और बल आघूर्ण का संकेत क्या रहेगा, टाउ। बच्चों इस संकेत को हम क्या बोलते हैं, टाउ। तो टाउ बराबर कितना आ गया सर, इसको पी के पदों में लिखो तो क्यू इंटू ए को एक साथ लिख लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं ई साइन थीटा। तो बचाओ देखिए क्यू इंटू ए क्या होता है, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी हमने ए ली थी, इसको हम क्या बोलते हैं, पी। तो सर हमारे पास में फॉर्मूला आ गया पी ई साइन थीटा। बल आघूर्ण का सूत्र क्या आ गया, पी ई साइन थीटा। ये हमें याद रखना है। दूसरी चीज बच्चों ध्यान रखना, पी भी सदिश राशि है, ई भी सदिश राशि है और थीटा आ गया साइन थीटा। पढ़ा होगा दो सदिशों का सदिश गुणनफल, इसका मतलब यहाँ पे टाउ भी क्या है, एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण भी क्या है, एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसका मतलब इन दोनों का सदिश गुणनफल है ये। बल आघूर्ण जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश गुणनफल है यहाँ पर। तो यहाँ पे हम इसको सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश निरूपण या सदिश रूप। बच्चों बताओ देखिए सदिश रूप क्या आ जाएगा सर, टाउ वेक्टर इक्वल टू आ रहा है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि बल आघूर्ण क्या है कि सदिश राशि है। अब सर जब सदिश राशि है तो फिर इसकी दिशा किधर होती है,
इसको हम करेंगे मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियमानुसार। चलो इसकी दिशा भी देख लेते हैं। इसका मात्रक याद रखना है बच्चों, बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। बिल्कुल सर, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। अभी कहा है सर बल और दूरी, तो बल को दूरी से गुणा करें तो न्यूटन इंटू मीटर आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अब हम इसका सदिश निरूपण हमने जब किया है, भाई सदिश होता है तो सर इसकी दिशा किधर होती है वो हम पता कर लेते हैं। तो दिशा के लिए देखो बच्चों मैंने क्या किया, टाउ वेक्टर की दिशा। देखो बच्चों इसकी दिशा के लिए मैंने क्या बनाया, अभी हमने यहाँ पे क्या देखा सर, हमारा द्विध्रुव कुछ इस तरह से पड़ा था और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा थी इस दिशा में, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, माइनस क्यू नीचे था प्लस क्यू ऊपर था। और विद्युत क्षेत्र कौन दिशा में था, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में लिया और ये आ गया अपने पास में थीटा। तो बच्चों ध्यान रखना टाउ वेक्टर की जो दिशा होती है, टाउ वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा पी वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर। मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्ती पेंच का नियम है या दाएं हाथ का नियम, वो क्या कहता है, अगर आप दो सदिशों का सदिश गुणनफल करते हो तो सदिश गुणनफल करते हो तो तीसरा सदिश भी हमेशा सदिश राशि मिलती है और उसकी दिशा हमेशा दाएं हाथ के नियम से। दाएं हाथ क्या कहता है, पहले सदिश से दूसरे सदिश की तरफ अपनी अंगुलियों को घुमाना है, दाएं हाथ की अंगुलियों, तो अंगूठा जिस दिशा में जाएगा वो तीसरे सदिश की दिशा होती है। या दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या कहता है कि आपका जो पेंच है, स्क्रू ड्राइवर है, उसको यहाँ पे रख दो और उधर की तरफ घुमाना है जिधर से आपका पहला सदिश है। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखा हमने, ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर नहीं लिखेंगे। तो पी से ई की तरफ बच्चों दिख रहा होगा पेज किधर जा रहा है सर, कसता है, अंदर की तरफ जाता है। इसी तरह से आप दाएं हाथ की अंगुली देखो सर, पी से ई की तरफ घुमा रहे हैं हम, पी से ई की तरफ, अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब सर हमारे पास में टाउ की जो दिशा हो गई वो हो गई इस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन अंदर की तरफ होगी। उल्टा हो जाए तो पी यहां होता, अगर सर ई इधर होता तो पी से ई की तरफ, पी से ई की तरफ, तब अंगूठा बाहर की तरफ आता। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या कहता है कि अगर दो सदिशों का आप सदिश गुणनफल कर रहे हो तो तीसरे सदिश की दिशा सदैव उन दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, पी वेक्टर व ई वेक्टर के तल के लंबवत होती है दिशा, ध्यान रखना। वो बाहर भी हो सकती है, अंदर भी हो सकती है। इस वाले केस में अंदर है, इसलिए मैं यहां अंदर लिख दूंगा तो आप लोग अंदर रट लोगे नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है पी वेक्टर और ई वेक्टर कौन से तल में है, और वो तल हमेशा हम कागज में बनाते हैं, जो भी ड्राइंग करते हैं हम हमारे पेपर में करते हैं। तो या तो अंदर आएगी सर या बाहर आएगी, या कोई और जगह काम करते हैं तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में तो सर यही केस आएगा, या तो पेपर के बाहर होगी दिशा या पेपर के लंबवत अंदर की ओर। तो पी वेक्टर व ई वेक्टर के तल के लंबवत दक्षिणावर्ती पेंच के नियमानुसार, दक्षिणावर्ती पेंच के नियमानुसार, ठीक है ना, दक्षिणावर्ती पेंच के नियमानुसार लंबवत अंदर या बाहर की तरफ होगी। अब इसमें बच्चों एक केस ध्यान रखना है कि बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब मिलेगा। देखिए बताओ, जब थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री, और थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, ओनली पी इंटू ई आएगी। बताओ आएगी नहीं आएगी सर, तो सिंपल जाके सभी फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले में देख लो सर। थीटा का मान 90 डिग्री तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये अपना केस फर्स्ट हो गया। यहाँ पे जीरो कब होएगी बताओ, देखिए सर थीटा बराबर 0 डिग्री और 180 डिग्री पे टाउ का मान कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 और साइन 180 का मान 0 होता है ना। साइन 180 और साइन 0 का मान 0 होता है। तो बल आघूर्ण हमेशा 0 और 180 डिग्री पे 0 रहेगा और 90 डिग्री पे अधिकतम होगा। तो थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सर विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था और अस्थायी संतुलन की अवस्था क्या होती है, और ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका होगा। बस एक थोड़े से 2-3 पॉइंट रह गए हल्के से, थोड़ा क्या टाइम खत्म हो रहा है इसलिए यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो बीच में ही वीडियो कट हो जाएगा। तो यहाँ तक सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सर, हाँ कि ये 2 या 3 नंबर का डेरिवेशन आता है विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण तथा बल तो 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा बच्चों, ध्यान रखना। समरूप विद्युत क्षेत्र में, असमरूप विद्युत क्षेत्र की बात भी हम करेंगे।
असमरूप असमान विद्युत क्षेत्र की बात भी हम करेंगे। ठीक है, फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।